आइए एक पल के लिए एक ऐसे स्कूल की कल्पना करते हैं जहां जहां क्लासरूम की कोई चार दीवारें ही नहीं है। मतलब कोई ब्लैक बोर्ड और बेंच भी नहीं? बिल्कुल नहीं। बच्चे किसी बेंच पर बैठकर ब्लैक बोर्ड को घूरते हुए किताबें नहीं रट रहे हैं। इसके बजाय वो बाहर खेतों में हैं, मिट्टी में हाथ सान रहे हैं। अरे वाह! हाँ, लकड़ी के टुकड़ों को तराश रहे हैं या चरखे पे सूत कात रहे हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी खेती और बढ़ईगिरी के बीच से वो गणित की जटिल गणनाएं और विज्ञान के सिद्धांत सीख रहे हैं। हम्म ये दृश्य सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही आधुनिक, बहुत ही प्रयोगशील, जिसे ऑल्टरनेटिव स्कूल कहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां शिक्षा को किताबों की कैद से आजाद करके असल दुनिया के अनुभवों से जोड़ा जा रहा है। सही कहा। और ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि ये कोई आज का नया इनोवेटिव आइडिया होगा, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अच्छा। हाँ, ये कल्पना आज की नहीं बल्कि 1937 की है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम रंजन सर द्वारा तैयार किए गए बेहद विस्तृत नोट्स का अध्ययन कर रहे हैं। जी। ये नोट्स महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना 1937 पर आधारित हैं, जिसे इतिहास में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और रंजन सर के नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने पर जो हकीकत सामने आती है ना, वो सच में शिक्षा को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। इस अध्ययन के जरिए हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि 80 साल से भी ज्यादा पुराना ये शिक्षा मॉडल, जिसे अपने समय में तमाम तरह के विरोध झेलने पड़े, वही मॉडल आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 की रीढ़ कैसे बन गया। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और साथ ही हम इस बात की भी तह तक जाएंगे कि आधुनिक क्लासरूम में ये जो क्राफ्ट आधारित शिक्षा है, ये वास्तव में काम कैसे कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये केवल कोई ऐतिहासिक विचार नहीं है। सही बात है। ये समझना है कि बच्चों को वास्तविक दुनिया और उनके भविष्य के करियर के लिए तैयार कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस समाधान यानी नई तालीम की गहराई में उतरने से पहले हमें उस दौर की बीमारी को समझना होगा। बिल्कुल, बिना बीमारी समझे इलाज कैसे समझेंगे। वही तो 1930 के दशक में भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या भारी कमी थी जिसने गांधी जी को एक पूरी तरह से नया और समानांतर मॉडल खड़ा करने पर मजबूर कर दिया। देखिए, उस समय की बीमारी को समझने के लिए हमें ब्रिटिश शिक्षा मॉडल की नींव को देखना होगा। रंजन सर के नोट्स एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं यहाँ पे। जी। उस दौर की शिक्षा पूरी तरह से किताबी ज्ञान की गुलाम थी। मतलब उसका एकमात्र लक्ष्य था परीक्षा पास करना और एक एक कागज का प्रमाण पत्र हासिल करना। सिर्फ एक सर्टिफिकेट। हाँ, उसमें सीखने की कोई जगह नहीं थी, केवल रटने पर जोर था। और इसके अलावा वो पूरी तरह से शहरी केंद्रित व्यवस्था थी। अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखें, जो कि मूल रूप से गांवों का देश है, बिल्कुल। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि उस शिक्षा प्रणाली का ग्रामीण भारत की वास्तविकता, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जरूरतों से तो कोई लेना देना ही नहीं था। एकदम सटीक अवलोकन है ये। और इस अलगाव का जो नतीजा था वो बहुत भयंकर हो रहा था। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने समाज को सशक्त बनाने के बजाय केवल कागजों में उलझे रहने वाले क्लर्क पैदा करने की एक मशीन का रूप ले लिया था। हाँ, क्लर्क बनाने की फैक्ट्री। सही कहा। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि स्कूल से निकलने वाले युवाओं के पास कोई वास्तविक कौशल, कोई स्किल था ही नहीं। मतलब हाथ का कोई हुनर नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली और जो स्थानीय उद्योग थे, उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया था। इसी खोखलेपन को देखते हुए 1937 में जब कुछ प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने सरकारें बनाई ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधारों की बहुत सख्त जरूरत महसूस की गई। और यही वो ऐतिहासिक क्षण था जहां गांधी जी का हस्तक्षेप होता है। जी। उन्होंने इस समस्या की बिल्कुल जड़ पर प्रहार किया। हाँ, उन्होंने 1937 में अपनी पत्रिका हरिजन में एक ऐसा विचार रखा जिसने उस समय के बुद्धिजीवियों को हिलाकर रख दिया। वो विचार क्या था? वो विचार था उत्पादक कार्य यानी प्रोडक्टिव वर्क के जरिए शिक्षा देना। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल दिमाग में जानकारी ठूंसने का नाम नहीं है। सही बात है। फिर अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां देश भर के बड़े बड़े शिक्षाविद जुटे।
और इसी सम्मेलन में उत्पादक कार्य के जरिए शिक्षा देने के इन प्रस्तावों को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। और रंजन सर के नोट्स में इस बात का भी विस्तार से जिक्र है कि ये केवल एक विचार बनकर नहीं रह गया था। हाँ, इस पर काम हुआ। बिल्कुल। इस पूरी योजना का एक विस्तृत, व्यावहारिक और जमीनी ड्राफ्ट तैयार करने की जो अहम जिम्मेदारी थी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता वाली एक समिति को सौंपी गई। जी। इस समिति ने 1937-38 में अपनी जो ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश की ना, वही आगे चलकर वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के रूप में प्रसिद्ध हुई। और आपको पता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने जिस एक बुनियादी सिद्धांत को इस पूरी योजना का केंद्र बनाया, वो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था 3H का समग्र विकास, यानी हेड, जिसका मतलब है बौद्धिक विकास, हार्ट यानी नैतिक और भावनात्मक विकास, और हैंड मतलब व्यावहारिक कौशल। हेड, हार्ट और हैंड। हाँ, अगर हम उस समय की ब्रिटिश शिक्षा की तुलना करें ना, तो वो सिर्फ हेड या दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से पे काम कर रही थी। यानी बस रटना और परीक्षा में उगल देना। बिल्कुल। नई तालीम का स्पष्ट दर्शन ये था कि जब तक दिमाग सोचने के लिए, दिल महसूस करने के लिए और हाथ उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक साथ प्रशिक्षित न हो, तब तक शिक्षा पूरी तरह से अधूरी है। ये 3H वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर कोई शिक्षा व्यवस्था सिर्फ किताबी ज्ञान यानी सिर्फ हेड पर केंद्रित हो, हाँ, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी को सिर्फ तैराकी की किताब पढ़ाकर सीधे किसी गहरी नदी में धक्का दे देना। अरे बाप रे, बिल्कुल सही कहा। है ना? कोई इंसान पानी के घनत्व, उछाल के सिद्धांत और तैरने के विज्ञान पर पूरी एक मोटी किताब रट सकता है, लेकिन जब तक वो खुद पानी में उतरकर अपने हाथ पैर नहीं मारेगा, वो तैरना कैसे सीखेगा? कभी नहीं सीख सकता। बिना हैंड के हेड का ज्ञान उसे पानी में डूबने से नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। क्या उस दौर के भारतीय समाज में शिक्षा को केवल दिमागी कसरत ही माना जाता था? मतलब क्या हाथों से किए जाने वाले काम या शारीरिक कौशल को समाज में निचले दर्जे का समझा जाता था? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। उस समय के समाज में, और अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज भी कई जगहों पर, बौद्धिक कार्य और शारीरिक श्रम के बीच एक बहुत गहरी खाई मौजूद थी। सफेद पोश नौकरी वाली मानसिकता। हाँ, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, टेबल कुर्सी पर बैठकर कागजी काम करने को बहुत सम्मानजनक माना जाता था। वहीं दूसरी ओर खेतों में काम करने, लकड़ी का काम करने या हाथों से कोई भी कौशल आधारित काम करने वालों को सामाजिक पदानुक्रम में, समाज में बहुत नीचा समझा जाता था। दुर्भाग्य से ये सच है। नई तालीम का उद्देश्य केवल स्कूल बदलना नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस सामाजिक विभाजन को तोड़ना भी था। इसके जरिए श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर को स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब हाथ से काम करने वालों को इज्जत दिलाना आप में सच में बहुत शक्तिशाली है ना? अब किताबी ज्ञान की इन तमाम कमियों को समझने के बाद सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किताबों को हटा दें तो उस खाली जगह को भरें कैसे? बिना सिर्फ किताबों पर निर्भर रहे बच्चों को क्लासरूम में आखिर पढ़ाया कैसे जाए? रंजन सर के नोट्स में यहीं पर नई तालीम का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा सामने आता है, इसकी नई कार्यप्रणाली, जिसे क्राफ्ट आधारित शिक्षा कहा गया। हाँ, और इस योजना की कार्यप्रणाली को अगर हम टुकड़ों में समझें तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 7 से 14 साल, ठीक है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया कि शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होगी। ओहो, मातृभाषा, इसका तो बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब बच्चा अपनी रोजमर्रा की भाषा में कोई नई चीज सीखता है ना, तो उसकी पूरी मानसिक ऊर्जा उस विषय को गहराई से समझने में लगती है, बजाय इसके कि वो किसी नई अजनबी विदेशी भाषा के व्याकरण से जूझता रहे। एकदम सही। और मातृभाषा के इसी आरामदायक माहौल में उन्हें क्राफ्ट सिखाया जाता था। रंजन सर के नोट्स बताते हैं कि पाठ्यक्रम में कताई, बुनाई, कृषि यानी खेतीबाड़ी, बागवानी और लकड़ी का काम, जिसे वुडवर्क कहते हैं, इन क्राफ्ट्स को बिल्कुल केंद्र में रखा गया था। मतलब ये सब कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी? नहीं, ये मुख्य सिलेबस थे। कमाल है। इसे ही शिक्षा की भाषा में करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। इस मॉडल में बच्चे मूक श्रोता बन के केवल सुन या पढ़ नहीं रहे थे, वो एक्टिव थे। हाँ, वे सक्रिय भागीदार थे जो अपने हाथों से ठोस चीजों का निर्माण कर रहे थे।
इस प्रक्रिया से बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बीज बोए जा रहे थे। साथ ही ये करियर रेडीनेस यानी भविष्य में अपनी आजीविका खुद कमाने की एक बहुत ही ठोस तैयारी थी। वे स्कूल से निकलते वक्त किसी नौकरी के लिए मोहताज नहीं होते, खुद का कुछ कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी योजना का जो सबसे जादुई और तकनीकी पहलू है ना, वो है इसे पढ़ाने का तरीका। रंजन सर के नोट्स में इस तरीके को सहसंबंध विधि या कोरिलेशन मेथड का नाम दिया गया है। सहसंबंध विधि। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग विषयों या कॉन्सेप्ट्स को आपस में एक धागे में पिरोना। इसका सटीक अर्थ यही है। शिक्षकों के लिए ये मॉडल एक बहुत ही बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण टूल था। इस विधि का मूल सिद्धांत ये था कि किसी भी अकादमिक विषय, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो या गणित हो, हाँ, उसे एक अलग थलग डिब्बे में बंद करके नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा। इसके बजाय उस विषय को सीधे तौर पर उस क्राफ्ट या काम के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा जो बच्चा उस समय कर रहा है। ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र अनुभव के रूप में परोसा जाना था। मुझे यहाँ थोड़ा रुककर इसे और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल। सिद्धांत के रूप में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जरा इसे जमीनी हकीकत पर रखकर देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा चिलचिलाती धूप में खेत में मिट्टी खोद रहा है या बीज बो रहा है। एक आम नज़र से देखने पर तो ये सिर्फ शारीरिक मजदूरी है। वो बच्चा उस मिट्टी और बीज के बीच से विज्ञान कैसे सीख रहा है? ये सामान्य मजदूरी एक शैक्षिक अनुभव में कैसे बदल जाती है? यही वो बहुत ही बारीक रेखा है जो बाल श्रम और नई तालीम के बीच का अंतर तय करती है। कैसे? देखिए, जब एक बच्चा खेत में बीज बोता है तो शिक्षक का काम केवल ये देखना नहीं है कि बीज सही जगह गिरा या नहीं। एक प्रशिक्षित शिक्षक उस पूरी कृषि प्रक्रिया का उपयोग एक विशाल ब्लैकबोर्ड की तरह करता है। अरे वाह! हाँ, जब बीज बोया जाता है तो शिक्षक सवाल करता है कि ये बीज अंकुरित कैसे होगा, इसे सूरज की रोशनी और पानी की आवश्यकता क्यों है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है। तो ये सब जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गई। बिल्कुल। और बात सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहती। जब बच्चा खेत की क्यारियों को तैयार करता है, उनकी लंबाई और चौड़ाई नापता है और यह गणना करता है कि एक निश्चित क्षेत्रफल में कितनी दूरी पर कितने बीज बोए जा सकते हैं, तो वो अनजाने में ही ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और गणित के जटिल सिद्धांत सीख रहा होता है। ये तो वाकई दिमाग की बत्ती जलाने वाला उदाहरण है। मतलब नापतोल और क्षेत्रफल के जरिए गणित को जीवंत कर देना। हाँ, खेती के प्राकृतिक बदलावों के जरिए विज्ञान के नियमों को समझना और यहाँ तक कि फसल उगाने के बाद उस गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर चर्चा करके सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ज्ञान तो किताबों से निकलकर सीधे बच्चों के हाथों में आ गया। और ये सहसंबंध विधि आधुनिक शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आज के शिक्षकों के लिए टिप ये है कि वे विषय को बच्चों पर जबरन थोपने के बजाय बच्चों की दैनिक व्यवहारिक गतिविधियों के भीतर छिपे हुए विषयों को बाहर निकालें। कैसे? कोई उदाहरण देंगी? उदाहरण के लिए, जब बच्चा लकड़ी का काम यानी वुडवर्क कर रहा होता है तो एक कुर्सी या मेज बनाने के लिए उसे कोण यानी एंगल्स, मापन और भौतिकी यानी फिजिक्स के संतुलन के नियमों का पालन करना ही होगा। बिना नापे तो कुर्सी सीधी खड़ी ही नहीं होगी। बिल्कुल। और जब बच्चा इसे खुद अपने हाथों से अनुभव करता है ना, तो वो ज्ञान उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। ये रटने से हजारों गुना बेहतर है, क्योंकि यहाँ बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है कि वो जो गणित सीख रहा है उसका असल दुनिया में वास्तव में क्या उपयोग है। सच में आज के दौर में जो बेहतरीन स्कूल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। एकदम वैसा ही। लेकिन रंजन सर के नोट्स पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है और वो थोड़ा बेचैन करने वाला है। वो क्या? अगर 1930 के दशक में तैयार किया गया ये तरीका इतना ही होलिस्टिक, व्यावहारिक और शानदार था, अगर ये बच्चों को इतना आत्मनिर्भर बना रहा था, तो आज हमारे देश का हर स्कूल ऐसा क्यों नहीं है? ये योजना उस समय की मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? रंजन सर के नोट्स इस वर्धा योजना के विफल होने के क्या कारण बताते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि कोई भी योजना कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो जमीनी हकीकत, अर्थशास्त्र और समाज की मानसिकता से तालमेल नहीं बिठा पाती तो उसका पतन निश्चित है। ये तो है। नई तालीम के साथ भी कई स्तरों पर यही हुआ। इसके पतन के कारणों की एक पूरी श्रृंखला है।
सबसे पहली और बड़ी समस्या ये थी कि इसमें क्राफ्ट और शारीरिक श्रम पर इतना अधिक जोर दे दिया गया कि संतुलन ही बिगड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3H थे उनमें से हैंड को इतनी प्राथमिकता मिल गई कि बौद्धिक विकास या हेड के लिए जरूरी जो उच्च स्तरीय अकादमिक ज्ञान था वो हाशिए पर चला गया। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। मैनुअल वर्क पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण जो छात्र विज्ञान, साहित्य या तकनीकी क्षेत्रों में हायर स्टडीज करना चाहते थे, उनकी बहुत अनदेखी हुई। अच्छा। लेकिन रंजन सर के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि इस योजना की कमर तोड़ने वाला जो सबसे बड़ा कारण था वो थी इसकी आर्थिक अव्यावहारिकता। आर्थिक अव्यावहारिकता। हाँ, वर्धा योजना का एक बहुत ही कड़ा और कह सकते हैं आदर्शवादी नियम ये था कि इसे हर हाल में सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का यहाँ क्या मतलब था? क्या सरकार स्कूलों को फंड नहीं देने वाली थी? योजना की उम्मीद ये थी कि 7 से 14 साल के बच्चे स्कूलों में जो भी उत्पाद बनाएंगे, जैसे चरखे से काता गया सूत, बुने हुए कपड़े, कृषि उत्पाद या लकड़ी का फर्नीचर, उन्हें बाजार में बेचा जाएगा। और उन उत्पादों को बेचकर जो पैसा आएगा उसी से शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा और स्कूल का पूरा खर्च निकाला जाएगा। एक मिनट, ये सुन के थोड़ी उलझन भी होती है और चिंता भी। मैं समझ सकती हूँ। एक स्कूल को चलाने का पूरा आर्थिक बोझ 7 से 14 साल के छोटे बच्चों के कंधों पर डाल देना। हाँ। अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का पूरा फोकस इस बात पर आ जाए कि उन्हें अपनी सैलरी निकालने के लिए बच्चों से ज्यादा माल तैयार करवा के बाजार में बेचना है, तो शिक्षा तो बहुत पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल। ये आत्मनिर्भरता के महान विचार से भटककर कहीं न कहीं बाल श्रम के एक व्यवस्थित रूप में बदल जाने का खतरा पैदा करता है। शायद इसीलिए ये मॉडल आर्थिक धरातल पर औंधे मुंह गिरा। और आपकी ये आलोचना बिल्कुल जायज है। उस समय भी कई शिक्षाविदों ने यही चिंता जाहिर की थी। एक दार्शनिक विचार के रूप में ये बहुत आकर्षक लगता है कि शिक्षा अपना खर्च खुद उठाए। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक हकीकत ये थी कि 7 या 14 साल के बच्चे कोई कुशल कारीगर नहीं होते। जाहिर सी बात है। वे जो उत्पाद बनाते थे वे बाजार में पेशेवर कारीगरों के उत्पादों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? उनसे इतनी कमाई हो ही नहीं सकती थी कि पूरा स्कूल चलाया जा सके। और आर्थिक विफलता के साथ साथ एक और बहुत बड़ा व्यवहारिक संकट भी था। शिक्षकों का संकट मैं कल्पना कर सकता हूँ। ऐसे हाइब्रिड शिक्षकों को खोजना जो इस सहसंबंध विधि को वास्तव में लागू कर सकें, वो अपने आप में एक बड़ा दुष्स्वप्न रहा होगा। बिल्कुल, शिक्षकों का संकट इस योजना के ताबूत में एक और कील साबित हुआ। प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी, बल्कि कहिए कि पूर्ण रूप से कमी थी। जरा सोचिए, इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए आपको एक ऐसे शिक्षक की जरूरत थी जो न केवल गणित, विज्ञान या इतिहास का विशेषज्ञ हो, बल्कि उसे खेती, कटाई या लकड़ी के काम में भी मास्टर होना चाहिए। और दोनों को जोड़ना भी आना चाहिए। वही तो सबसे बड़ी बात, उसमें इन दोनों को आपस में जोड़ने की कला होनी चाहिए। उस समय के भारत में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं था जो ऐसे बहुमुखी शिक्षक तैयार कर सके। और अगर हम उस दौर के समाज के मनोविज्ञान की बात करें, तो शिक्षित मध्यम वर्ग की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग हमेशा से सफेदपोश नौकरियों और अंग्रेजी भाषा के प्रति एक गहरा आकर्षण रखता रहा है। समाज के शिक्षित मध्यम वर्ग ने इस योजना का कड़ा और मुखर विरोध किया। उनकी आकांक्षाएं बिल्कुल अलग थीं। हाँ, उन्हें तो क्लर्क बनना था। उन्हें लगता था कि समाज में रुतबा, शक्ति और सरकारी नौकरियां केवल अंग्रेजी शिक्षा और पारंपरिक किताबी पढ़ाई से ही मिल सकती हैं। मध्यम वर्ग की नजरों में ये क्राफ्ट आधारित शिक्षा उन्हें वापस गांव और मजदूरी की तरफ धकेलने की एक साजिश जैसी थी। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता था। हाँ, उन्हें ये मॉडल आधुनिक औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे समाज के लिए बहुत पिछड़ा और पुराना लगा। और इसके अलावा इतिहास के पन्नों को पलटे तो बाहरी राजनीतिक उथल-पथल ने भी तो एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। 1930 के दशक का अंत वैश्विक स्तर पर बहुत अस्थिर था। बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता ने इस योजना को अंतिम झटका दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत को बिना उसकी सहमति के युद्ध में झोंकने के विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने प्रांतों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ओहो। जिन सरकारों के संरक्षण में ये योजना शुरू हुई थी, जब वही सत्ता में नहीं रहीं, तो इस योजना को मिलने वाला राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक समर्थन रातों रात खत्म हो गया। सब खत्म। हाँ,
इन तमाम व्यवहारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों ने मिलकर इस बेहतरीन विचार को जमीन पर पूरी तरह लागू होने से रोक दिया। ये पूरी कहानी किसी ट्रेजेडी जैसी लगती है कि इतने अच्छे इरादों और इतनी वैज्ञानिक सोच वाली एक योजना व्यवहारिक कमियों के कारण इतिहास के पन्नों में दब गई। जी। लेकिन जब हम रंजन सर के नोट्स के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहानी एक बहुत ही सकारात्मक और आश्चर्यजनक मोड़ लेती है। बिल्कुल लेती है। 1930 के दशक में भले ही वो ढांचा गिर गया हो, लेकिन वो विचार कभी नहीं मरा। आज लगभग 8 दशक बाद वो विचार हमारे शिक्षा तंत्र में एक नए, ज्यादा परिपक्व और शक्तिशाली रूप में वापस आ चुका है। और यही इतिहास की सबसे खूबसूरत बात है। विचार कभी मरते नहीं हैं, वे समय के साथ विकसित होते हैं। नई तालीम का वो बीज आज एक वट वृक्ष बन चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। बिल्कुल। जो भी लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या KVS, CTET जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि NEP 2020 में जिस अनुभवात्मक शिक्षा, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, और कौशल शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है, उसकी जड़ें सीधे तौर पर 1937 की उसी वर्धा योजना की कार्य शिक्षा में धसी हुई हैं। अगर इसे आज की तकनीक की भाषा में समझे तो ऐसा लगता है जैसे NEP 2020 असल में गांधी जी के 1937 के उस पुराने सॉफ्टवेयर का ही एक बहुत ही एडवांस, डिबग किया हुआ और मॉडर्न अपडेट है। अरे वाह, क्या सही तुलना की आपने, है ना? उस समय जो कमियां रह गई थी उन्हें हटाकर मूल कोड को फिर से लॉन्च किया गया है। ये एनालॉजी इस पूरे विकास क्रम को बहुत सटीकता से समझाती है। NEP 2020 का पूरा जोर भी बच्चों को रट्टू तोता बनाने के बजाय करके सीखने पर है। और ध्यान दीजिए, NEP 2020 भी शुरुआती शिक्षा कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में देने की पुरजोर वकालत करती है। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1937 में वर्धा योजना ने महसूस किया था कि मातृभाषा ही सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। और नई तालीम का जो सबसे विवादास्पद हिस्सा था, वोकेशनल स्किल्स यानी व्यावसायिक कौशल, वो भी तो NEP 2020 का एक प्रमुख स्तंभ है। हाँ, लेकिन इस बार उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से लागू किया गया है। कैसे? NEP 2020 के तहत कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छा, 6ठी क्लास से ही? जी, लक्ष्य आज भी वही है जो 1937 में था, दिमागी काम और शारीरिक श्रम के बीच के भेदभाव को मिटाना, छात्रों में ऐसे वास्तविक कौशल विकसित करना जिससे वे केवल डिग्रियों के मोहताज न रहें, बल्कि अपनी जगह बना सकें। बिल्कुल, आधुनिक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना सकें और बेरोजगारी को कम किया जा सके। आज के आधुनिक क्लासरूम में क्राफ्ट आधारित शिक्षा का मतलब केवल चरखा चलाना नहीं है। इसका मतलब है छात्रों को कोडिंग, रोबोटिक्स या स्थानीय कलाओं से जोड़ना और असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाले प्रोजेक्ट्स देना। ये विश्लेषण ये साबित करता है कि रंजन सर के नोट्स केवल इतिहास का एक मृत अध्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे उस दर्शन का दस्तावेज हैं जो आज के हमारे सिलेबस और भविष्य की शिक्षा को दिशा दे रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम हिस्सों को समेटें तो वर्धा योजना या नई तालीम केवल एक शैक्षिक प्रयोग नहीं थी। ये इंसान के 3H यानी हेड, हार्ट और हैंड के समग्र विकास का एक बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी प्रयास था। और इसमें सहसंबंध विधि का जो विज्ञान था ना, जहाँ हाथों से किए जाने वाले काम और दिमाग से समझे जाने वाले अकादमिक विषयों को एक साथ गूंथा गया था, वो आज के हर शिक्षक के लिए एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। हालांकि हमने ये भी बहुत स्पष्टता से देखा कि इसके पतन के कारण भी उतने ही वास्तविक थे। स्कूलों को बच्चों की कमाई पर निर्भर करने की वो अव्यावहारिकता, हाँ, वो तो बहुत बड़ी कमी थी। ऐसे बहुमुखी और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी और समाज के मध्यम वर्ग का अंग्रेजी तथा किताबी ज्ञान के प्रति अंधा प्रेम, इन सब ने मिलकर इसे अपने समय में पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। लेकिन एक सच्चे और मजबूत विचार की तरह इसने समय की कसौटी को पार किया और आज NEP 2020 के रूप में कौशल, अनुभव और मातृभाषा पर केंद्रित होकर अपनी शानदार वापसी दर्ज की है। तो श्रोताओं, जैसे जैसे हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, आइए उस शुरुआती विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी
किताबों से परे अपने हाथों से काम करने वाली शिक्षा। जी। आज की हमारी आधुनिक दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। ये दुनिया नॉलेज वर्कर्स यानी सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वालों को ही सफलता का पैमाना मानती है। सच है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर हम आने वाली पीढ़ियों के हाथों और उनके दिमाग के बीच के इस प्राचीन और गहरे कनेक्शन को पूरी तरह काट दें, तो हम एक इंसान के रूप में क्या खो रहे हैं? क्या असली बुद्धिमत्ता सिर्फ बैठकर बड़े बड़े विचार सोचने में है, या जो हम सोचते हैं उसे अपने हाथों से गढ़कर इस दुनिया में साकार कर पाने की क्षमता में है? इस पर जरूर विचार करें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।